वो भी संडे 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 3 या 4 संडे में पूरी हो जाएगी, लेकिन सर आएंगे पढ़ाने। एक आपकी जो दिमाग में फोबिया है लोगों के बीच में भी पेडागोजी है, ये पेडागोजी जो पार्ट आता है उसमें से जो कोर पार्ट है वो तो आपका किसका है, कोर पार्ट वही है, 2 यूनिट जो है वो वही यूनिट है जो आपके चाहे रीड में चलती हो, चाहे फर्स्ट रीड में चलती हो, चाहे सब में। अब कई लोग कहते हैं कि सब मैडम ने पढ़ा वो तो आपके रीड वाला, अरे वो रीड वाला नहीं है, वो है पेडागोजी। अब पेडागोजी जैसे कंप्यूटर पेडागोजी पढ़ोगे, लेकिन कंप्यूटर जो पेडागोजी के सिद्धांत किसने दिए, ब्लूम्स, तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो चाहे तुम फर्स्ट ग्रेड में जाओ, रीड में जाओ, वो सब। अब कहते हैं प्रोजेक्ट विधि, तो प्रोजेक्ट विधि हो गया, ये सब चीजें जो होती है वो सब उसी के होते हैं। अब हर एग्जाम केवल आपका जो अलग आता है तो हार्डवेयर का, वो हार्डवेयर फंडामेंटल में पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर का आता है वो फंडामेंटल में पढ़ लिया। ये जो पार्ट आता है पेडागोजी, मान के चलिए कम से कम इससे कितने क्वेश्चंस बनेंगे, 10 सवाल। ठीक है, 10 सवाल आपके बनेंगे। तो इस 10 सवाल के अंदर जैसे मान के चलो कि कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन तो केवल और केवल किससे संबंधित होंगे, फंडामेंटल। और फंडामेंटल में भी कौन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एमएस ऑफिस, चार्ट बनाना, ये सब बनाना वो किसमें काम आता है, ये एमएस ऑफिस वगैरह इसी में तो आते हैं। प्लस अगर बात करें इंटरनेट, तो इंटरनेट का उपयोग भी आजकल यूज होता है। प्लस अगर बात करें यहाँ पर 3 क्वेश्चन आएंगे, वो कंसेप्ट डेफिनेशन वगैरह के, जैसे ब्लूम ने क्या दिया, पेडागोजी की सिद्धांत दिया, बस पूछिए कौन सा पार्ट है। और यहाँ पे बाकी के 2-3 क्वेश्चंस जो आएंगे वो एक्चुअल में एक कंसेप्ट बेस्ड, जैसे इसके फायदे क्या होते हैं, इसके क्या फायदे होते हैं, तो यहाँ पर उसके उत्तर सबके ऑल ऑफ दीज आता है, पूरा उत्तर सब ही आता है। तो यहाँ पे आराम से 6-7 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो, किसमें से पेडागोजी है। फिर इसके बाद में आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और क्या पढ़ना है, एमएस ऑफिस, इन दोनों के मिला के कम से कम कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन। कम से कम 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एमएस ऑफिस और फंडामेंटल को अच्छे से कर लीजिए। फंडामेंट मैंने बार-बार कहा कि आरएसएटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो बस, और कुछ मत करो। लेकिन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर रीजनिंग जो वाला पार्ट है, उस रीजनिंग वाले पार्ट में इस पेपर में भी कम से कम कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन तो आएंगे। सीक्वेंस का इसके बाद में आप लोग तैयार क्या करो, इसके बाद में डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, फिर इसके बाद में सिक्योरिटी सीक्वेंस, और फिर आईओटी एंड आपका वेब टैग। इसमें एचटीएमएल का एक ही या कितना क्वेश्चन आएगा, तो एक या दो, वो भी किसके आएंगे, टैग के। ये पूरी यूनिट तक मान के चलो कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 25 क्वेश्चन इन तीनों में। एक आपकी यूनिट्स हो। फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ पर कौन से वाले पार्ट को करो, इसके बाद में रटने वाला पार्ट कौन सा है, सैड। लगभग कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। सैड में एसडीएलसी और टेस्टिंग, एसडीएलसी और टेस्टिंग बस 2 टॉपिक है, उनको अच्छे से पढ़ो। रिलेशन टेस्ट क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। लेकिन और यहाँ पे जैसे आप जैसे नए बैचेस में, ये जो नए बैचेस है उन नए बैचेस में मोस्ट प्रोबेबली या तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा शायद, तो आप चाहो तो अगर बात करें उस बैच में क्लास ले लेना। देखिए शायद यहाँ पे जो है तो ऑनलाइन भी चलेगी, ऑफलाइन भी चलेगी, दोनों ही। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद नहीं करवाऊंगा। तो यहाँ पे अब देखो कि कितनी चीजें मैंने पढ़ी। फंडामेंटल मेरा करवाया हुआ है, एमएस ऑफिस मैंने करवाया है, एसीएन मैंने करवा दिया, सिक्योरिटी मैंने करवा दिया, आईओटी मैंने करवा दिया। फिर इसके बाद में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और ओएस, ये वाला क्वेश्चन 8 से कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन। ये वाला पार्ट भी किसने करवाया, मैंने करवा दिया पूरा। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है वो मैंने आपको कवर करा दी, सीओ की 1-2 क्लास बची है वो मैं करवा दूंगा। फिर इसके बाद में आप लोग ये जो हो जाए तो फिर उसके बाद में किस पे आओ, टीबीएमएस। टीबीएमएस में 7 से लेकर 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और डीएसए में भी लगभग कितने, 7 से 8 क्वेश्चन। और फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में अगर बात करें कौन सा, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में 12 से कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन। केवल इसमें से भी अगर जिसको डर लगता है वो केवल क्या पढ़ो, सी लैंग्वेज।
देखिए सी लैंग्वेज पढ़ो, सी के अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट, आईटी का कंसेप्ट बस। आगे की बात करें जाओ तो पाइथन छोड़ सकते हो, एक सवाल आता है कि छोड़ना क्या उसके अंदर वो ऑपरेटर वगैरह वो बेसिक चीज है वो पढ़ लेना। फिर इसके अलावा जैसे कि ब्लॉकचेन मशीन लर्निंग की है, इसका एक चैप्टर है 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ जाओ, जिसमें क्यूसी नेटवर्क क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, रोबोटिक्स का यूज कहाँ पर होता है, एआई कब बनी, एआई में कौन सी आपकी लैंग्वेज यूज होती है, जैसे 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित है, एआई पर, और एआई जो है वो प्रोलॉग और एलआईएस की लैंग्वेज पर बनी, ऐसे क्वेश्चंस बने। जैसे अभी आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे कि एआई की एप्लीकेशंस है, न्यूरल नेटवर्क और किसी और से ऐसा पार्ट आता है, तो ये पार्ट आपको यहाँ पर कवर करना है। तो डीएस से जो पार्ट आता है, डीएस से वाले पार्ट के अंदर आप एक तो ग्राफ और कौन सा ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, एक ग्राफ और ट्री इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा जो पार्ट है आपको याद रखना है कौन सा स्टैक है एंड कौन सा क्यू। देखिए इसमें ऑपरेशंस पोस्टफिक्स प्रीफिक्स और इनफिक्स ऑपरेशन एक, और इसके बाद में आप लोगों को क्या याद होनी चाहिए, सभी की कॉम्प्लेक्सिटी याद रखनी चाहिए। एक टेबल बना लो कॉपी में, उसमें सबकी कॉम्प्लेक्सिटी लिख लो, बबल सॉर्ट की क्या होती है, क्यूब सॉर्ट की क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बस निकालना नहीं आता, निकालना केवल गेट के एग्जाम में आता है, उसके अलावा किसी एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, आप जैसे कोई जैसे कहता है प्रोग्राम एरिया कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, केवल गेट में आता है, केवल गेट में, केवल आपको चार्ट बना लेना है, तो चार्ट बनाकर उसमें कॉम्प्लेक्सिटी लिख लो सबकी, बस ये है। लेकिन बस एक, फिर इसके अलावा इसमें से कुछ चार्ट आपने पहली क्लास में बनाया होगा वो याद कर लो, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, उसमें से क्वेश्चन पड़ता आएगा कि कौन सा प्रिमिटिव है कौन सा नॉन प्रिमिटिव है, वो पढ़ जाए। तो ये आपको एक स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करनी है। लेकिन इनमें से जब स्ट्रेटजी बनाकर बाद में यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन चाहे पेपर 1 में हो चाहे पेपर 2 में हो, वो क्वेश्चन से आपके बनते हैं वो डेवलपमेंट या आजकल जो कहते हैं इससे संबंधित होते हैं ई गवर्नेंस। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि आरएसकेटी की किताब में, कोई भी किताब के 3 चैप्टर हैं। एक राजस्थान में नागरिक सेवाएं, राजस्थान में डिजिटल सेवाएं और इंटरनेट का महत्व और उनकी कॉम्प्लिकेशंस ऐसे नाम से दिए गए हैं। उन 3 चैप्टर को याद रखना। जैसे भीम क्या होता है, भीम का पूरा नाम क्या होता है, भीम की आधिकारिक वेबसाइट क्या है, एसएसओ का पूरा नाम क्या होता है, एसएसओ किसके काम आता है, जन आधार बनाने के लिए पोर्टल क्या है, जनसंपर्क पोर्टल क्या होता है, एक आपका यूएआईडीआई का पूरा नाम क्या है, आधार अपडेट करने वाली वेबसाइट का नाम क्या है, पीडीएस का पूरा नाम क्या है, ये आरएससीटी की किताब में मिल जाएगा, किसी भी किताब में। एक इवन जो नीचे वाली किताब आती है आरएससीटी की बड़ी वाली किताब, उसमें भी आता है, और उसको नाम पढ़कर केवल आरएससीटी के आए हुए पेपर कर लो, हर पेपर में 5 से 7 सवाल आता है। जैसे आवासा योजना के अंतर्गत एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई, वो दिव्यांगों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो केवल आरएससीटी में आते हैं, तो ये आपका कवर हो जाएगा। ये अब जैसे इस वाले पार्ट में जैसे आप लोग बेसिक का एग्जाम दे रहे, कितना पढ़ना है वो बहुत ज्यादा चौके पे लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इसमें। लेकिन आपको अगर बात करें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और टारगेट रखना है कि कैसे भी अगर बात करें, यहाँ ऑफलाइन टेस्ट में दोनों पेपर में 50+ नंबर है, यहाँ 50+ आए वहाँ 60+ आएंगे, तो यहाँ 50+ आने चाहिए तुम्हारे, यहाँ 50+ दोनों पेपर में आए तो तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इस पेपर का जो स्तर होगा चाहे कैसा भी हो, इस पेपर में कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाए, लेकिन इम्पोर्टेंस अभी भी मैं कह रहा हूँ कि पेपर 1 जितना अच्छा कर लोगे, पेपर 2 की टेंशन वो 3 की कम हो जाएगी। बस ये पेपर 2 में टारगेट रखना है कि कैसे भी हमारे 40+ नंबर बने, और पेपर 1 में जितने नंबर ला सकते हो उतने नंबर। लेकिन ध्यान रखो ये वीडियो नहीं है, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है।
नेगेटिव मार्किंग है और इसलिए सोच समझ के किसी भी प्रश्न के साथ छेड़छाड़ करो कि अगर नहीं आता तो छोड़ दो। लेकिन पेपर में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि अब वैसे तो आपके पेपर में ज्यादा समय नहीं मिला, 100 प्रश्न के लिए 2 घंटे मिले हैं, नहीं तो क्या होता है अटेंडेंस बोर्ड बावड़ा हो जाता है, 100 प्रश्न के लिए 3 घंटे भी दे देता है। अब जितना समय बचता है उतना नुकसान नहीं होता है। ये करना है कि यहाँ पर यह है कि पेपर आराम से करना, तो पेपर करना हो तो आराम से कैसे एक प्रश्न को 2-3 बार पढ़ो, एक बार हिंदी में पढ़ लो, एक बार इंग्लिश में पढ़ लो, फिर हिंदी में पढ़ लो, टाइम खराब करो अपना। ये जितना टाइम खराब करोगे उतना अगर बात करें आपको पेपर में फालतू सवालों को करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। लास्ट में पता चलेगा कि 15 मिनट बची है, अब क्या करें, इतनी जल्दी बोला पढ़ नहीं सकते। पहले इसकी आराम से करो, जैसे 25 शुरू ऐसे करो, पहले 1 से 25 तक के प्रश्न करो, फिर इसके बाद में OMR करो आराम से, फिर 25 से 50 के प्रश्न करो, फिर OMR करो, फिर 50 से 75 के बीच के प्रश्न करो, फिर OMR करो, फिर लास्ट में करो। लेकिन जो नहीं जिस पे लगे कि जिसको मुझे आता है या याद आ जाए उस पे गोला मार के चलो। जब वापस देखो तो केवल उसी प्रश्न को देखो, जो नहीं आया उसकी तरफ नजर ही मत डालो। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस एग्जाम में पास होना बहुत आसान है। फॉर्म की संख्या मात्र 2.5 लाख, जिसमें से भी 50% लोग यहाँ पे मान के चलो 25% लोग एग्जाम में एब्सेंट रहेंगे। इसमें भी कई लोगों ने डबल फॉर्म लगा रखे हैं, कई लोगों ने पहले में अशुद्धि हो गई फिर नए आईडी से नया फॉर्म लगा दिया। 2.5 लाख तो मैं सीनियर और बेसिक दोनों के मिला के बता रहा हूँ। तो बेसिक तो हमारे लगभग सरकारी हिसाब से 2 लाख फॉर्म होंगे। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बेसिक के 2 लाख फॉर्म होंगे। तो इसके जो टीएसपी क्षेत्र से बिलोंग आते हैं तो वो तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाई नंबर लेकर आ जाओ, केवल मिनिमम। लेकिन जैसे मिनिमम, क्योंकि वहाँ जितनी सीटें हैं उतने कैंडिडेट भी नहीं है। नहीं, बहुत सारे मैं कह रहा हूँ, जैसे बाकी अगर बात करें, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे केवल और केवल कंपटीशन जो मैं बता रहा हूँ, केवल असली कंपटीशन केवल ओबीसी और जनरल में भी है, क्योंकि उनके साथ उनका ओबीसी का भी रिजर्वेशन कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। तो अगर उनसे ज्यादा नंबर वाला कोई अगर आ जाता है तो किसमें आ जाता है, उसमें आ जाता है जनरल में और ओबीसी में आ जाता है। तो यहाँ पर इसमें लेकिन आपको टारगेट रखना है कि राजस्थान के टॉप 100 में आने का। ठीक है, 10,000 में कौन आता है? मैं कहता हूँ कि नंबर 1 की ट्राई करो, कि कम से कम नंबर 1 की ट्राई करो। नंबर 1 तो ये जाना केवल नंबर 1 को जाना जाता है, दूसरे को कभी भी नहीं जाना जाता। इसलिए अगर बात करें तो देखना कि जिस दिन तुम्हारे नंबर 1 रैंक आ गए उस दिन तो सोचो कि कितने तुम्हारे फायदे हैं। ये सरकार पूछे कि भाई सब कौन सी स्कूल लोगे को, ऐसा तो कब खाने फेंक देगी, 12 घंटे जाना है। लेकिन तुम्हें ऐसा रैंडम सीट नहीं है तो बेसिक आउट आगे लगेगी तुम्हें कि यहाँ जाना है, तो यहाँ जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। एक और टारगेट ये रखना है कि आगे बढ़ते रहो, फ्यूचर कंप्यूटर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, आगे हमारा फ्यूचर आरएस की तैयारी करनी होनी चाहिए। लेकिन आरएस तो की मेरा तो सपना आरएस बनने का था, लेकिन मेरी तो परिस्थिति ऐसी थी, घर में सबसे बड़ा काम है, मेरे पास में लाखों रुपए का कर्जा था, लोन था इंजीनियरिंग का। वो उन हालातों में अगर बात करें, ठीक है, आरएस बनना तो छोड़ो, पुलिस पटवारी बनने की तैयारी करना बहुत मुश्किल था। फिर भी कोशिश की मैंने, देखिए वो छोटी मोटी जॉब में तो कभी करना ही नहीं था। लेकिन मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मैंने कहा तो मैं जो चेतन हमारे काम करता है वो काम छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ वही काम में किसी कोचिंग में किया करता था। मैं रिसेप्शन पे बैठता था, कार्ड चेक करता था, ये सारे काम करता था मैं, मात्र 15,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी। लेकिन आपको अगर बात करें आगे बढ़ना है, अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं परिपूर्ण हो चुका हूँ, ठीक है। आगे अगर बात करें 8-10 साल भी मैं नहीं कमाऊँ, खाली बैठे बैठे भी अगर बात करें, ठीक है, तो भी अगर बात करें मुझे टेंशन नहीं कि
अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं मेरा सपना पूरा कर सकता हूँ कि आरएस जो नई भर्ती आई हो सकता है नई भर्ती के अंदर आपको एक नाम मेरा भी देखने को मिले। तो अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे बहुत तरजीह है, लेकिन पढ़ाने की बात जैसा हुआ मेरे पुराने बैच सूचना साइड 2018 में भी अगर मेरी बातें सुनोगे तो मैंने उनको कुछ टाइम नहीं कहा था कि मैं ज्यादा समय का बात वो नहीं हो, 5-6 साल की बात हो रही उतना ही पढ़ाऊंगा और कहा था कि हो सकता है कि कंप्यूटर और से मेरी ऐसी भर्ती हो जो अंतिम भर्ती बन जाए तो उसके बाद में मैं पढ़ाना ही छोड़ दूँ। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में आपको जो चाहिए था वो मिल गया। मुझे एक चाहिए था कि कुछ चाहिए आप जिसे अपने करियर की एक्सट्रीम ऊंचाइयों में जाते हैं वहां जाके हम आ चुके हैं। तो अब वो समाज में दो ऐसी चीजें जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वो है पहली तुम्हारी मेहनत और दूसरा तुम्हारा नसीब। इन दोनों को कोई ना तो खरीद सकता है और ना ही छीन सकता है। इसे आप लगातार मेहनत करिए। हो सकता है कि किसी सूचना साइड भर्ती में कुछ लोग कुछ भी मतलब पास में आके फेल हो गए हैं, ये फेल होना इन सब तो पास नहीं हो सकता है, ये तो सच है, ये सब पास नहीं। लेकिन हमने प्रयास किया और नहीं हुए तो कोई बात नहीं, अगला प्रयास करके हो सकता है कि इस भर्ती में हम सफल हो जाएंगे। मुझे याद है कि पिछली भर्ती में जो पहले कोई जूनियर कॉम्पिट में नहीं हुआ, कोई एमबीसी में नहीं हुआ, कोई पटवारी में नहीं हुआ, कोई किसी बैंक के एग्जाम में नहीं हुआ, वो सब पास हो गए किसमें सूचना साइड में। अब इस बार जो नहीं पिछली बार नहीं हो पाया वो किसमें हो जाएगा, किसमें बस अगले 1.5 महीने कॉन्फिडेंस रखो। भले यहाँ पर कहते हैं नेगेटिव लोगों से दूर रखो, नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रखो, एक केवल और केवल खुद के लिए सेल्फिश बनता डेढ़ बैठे। भले यहाँ पे भूल जाओ यारी दोस्ती सहेली सहेला सब भूल जाओ, ये केवल एक चीज नजर आनी चाहिए और वह है आपका एग्जाम और आपको समीक्षा देना है। घर परिवार को भी भूल जाओ डेढ़ महीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, घर परिवार को भी भूल जाओ। वो कह दो ये बात है 1.5 महीने बाद में मिलेंगे, 1.5 महीने बाद में बात करेंगे। ये 1.5 महीने आप लोगों का आगे आने वाला भविष्य बदल देगा। ये सबकी जो जरूरत है, जो सबकी इच्छाएं हैं, ये वो सब दूर हो जाएगी। ये यहाँ पे आपकी मेहनत, आपका रिजल्ट और रिजल्ट किस भर्ती में पास होना सरकार पकड़ के नौकरी लगा दी है इस भर्ती में सोच के। मैं नए बैचों को पढ़ाता हूँ, मैं नए बैचों के देखता हूँ, कई लोग बेचारे 25-25 साल के बाद तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, जिनकी उम्र जैसे 40 साल की उम्र हो चुकी है, 39 साल की उम्र हो चुकी है, मतलब उनके लिए अंतिम अवसर है, लेकिन वो सब पास होते हैं। तो डेडिकेशन में देखता हूँ लोगों का तो बहुत ही काबिल तारीफ है, वो सभी लोग डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं। कई क्लासेस में ऐसा देखता हूँ कि कई स्टूडेंट बहुत ही गरीब स्थिति से निकल कर आए हैं, फिर भी वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये वो समय आ चुका है जो बदलना है, आपको अपना भविष्य बदलना है, अपना समय बदलना है। ठीक है, आगामी समय में आप अपने परिवार के लिए, आप अपने परिवार के लिए करना है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए करिए, खुद के लिए करिए और आगे बढ़िए। क्योंकि आप किसी के लिए कितना भी करेंगे वो कम रहेगा, आप तो खुद के लिए करो। खुद के लिए जिस दिन करना शुरू कर दे, दुनिया अगर बदल में खुद घूमना शुरू कर देगी। जिस दिन तो अगर बात है आज तुम्हारे पास में कुछ नहीं है तो तुमसे कोई भी पूछता है, और जब होगा तो जी लगना शुरू हो जाएगा तुम्हारे आगे। सच्चाई तो मेहनत करो प्रिय से, 1-2 क्लास बची है, आपकी आज तो आपकी एएसपी के कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा,